कुछ देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। अब यहाँ से कहाँ जाएं हम, तेरी बाहों में मर जा। स्टार्ट हो गया। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी भारत में। तो फ्रेंड्स, सभी को राम राम, नमस्ते, नमस्कार, सत श्री अकाल, वट एवर यू फील कनेक्टेड विद। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं एनडीए का जो बैच चल रहा है अपना, एनडीए एक्सपर्ट सीरीज, एनडीए मैथ्स एक्सपर्ट टीचर के द्वारा। तो मैं शुभम दीक्षित आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी भारत में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं जो डोमेन रेंज का हमारा सेशन चल रहा था, जिसके अंदर आज पार्ट नंबर 21 है। 21 पार्ट इसके हो चुके हैं। तो आप लोग समझ सकते हैं कि डोमेन रेंज किस लेवल तक पहुंच गया। अगर बात करें डोमेन और रेंज, प्रांत और परिसर, ये एक फंक्शन का पार्ट होता है। फलन चैप्टर जो आपका 11th क्लास के अंदर आपको पढ़ाया जाता है, वही चैप्टर आपका एनडीए के अंदर कम से कम फंक्शन चैप्टर खुद अपने आप में 5-6 नंबर का होता है, जिसमें से 2 नंबर आपके रेंज और डोमेन से रिलेटेड होते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट इस टॉपिक को बहुत आसान तरीके से, मतलब ऐसे ले जाते हैं, हल्के में ले जाते हैं, लेकिन जब इससे क्वेश्चन बनता है, जब जब क्वेश्चन एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से बना है, तो एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन इसमें से बनकर आया है। तो मैं जो प्रेफर करता हूं, एक तरीके से एनडीए के स्टूडेंट को प्रेफर करके पढ़ाता हूं। तो एयरफोर्स वाले और नेवी वाले स्टूडेंट हैं, तो वो तो क्लासेस को अगर देखते हैं तो चुटकियों में अपने पेपर को निकाल देंगे, क्योंकि लेवल ही इतना टफ लेके चलता हूं। तो टीजीटी, पीजीटी या फिर आप जेई एडवांस आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, तो वो स्टूडेंट भी इस क्लास का बहुत बड़ा फायदा ले सकते हैं। तो आज का अपना टॉपिक है डोमेन, और यही क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन के अंदर आपसे रेंज भी निकालने को पूछी जा सकती है। तो तरीके से देखिएगा, क्रम से देखिएगा, आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अपना टॉपिक है डोमेन रेंज का, जिसका क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, एक क्वेश्चन होगा तो एक करा देंगे, 2 होंगे तो 2 करा देंगे, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा आज का अच्छे लेवल का है। क्वेश्चन क्या है? इफ क्वेश्चन है इफ आपका क्वेश्चन, चलिए मैं लिख ही लेता हूं, मैं लिख के लाया था। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 सी 2x माइनस का 8। आपका जी ऑफ एक्स इक्वल टू दे रखा है, एंड जी ऑफ एक्स इक्वल टू 2x माइनस का 8 और सी एक्स प्लस 1। आपसे पूछा है फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन। फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन, यानी कि जो भी फलन आपको दिया है, इस फलन का क्या निकालना है आपको? डोमेन निकालना है और रेंज निकालना है। तो क्रम से समझिएगा, चीजों को मैं बड़े धीरे धीरे समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले हम समझते हैं ये डोमेन होता क्या है, ये रेंज होती क्या है। लेट सपोज कीजिए कि कोई फंक्शन ए से बी में बन रहा है। ए से बी में कोई फंक्शन बन रहा है, ए टू बी। क्या बन रहा है? ए टू बी कोई फंक्शन बन रहा है। तो हम इसे कैसे बोलेंगे? फंक्शन ए सच दैट ए टू बी। फंक्शन फलन इस प्रकार है जो कि ए से बी में बना हुआ है। लेट सपोज कीजिए आपके पास कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। क्या है बच्चा? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर कोई फंक्शन है। जब इस फंक्शन के अंदर हम इनपुट डालते हैं, क्या डालते हैं बच्चा? इनपुट डालते हैं, इनपुट वैल्यू डालते हैं। तो जब भी हम मशीन के अंदर इनपुट डालेंगे तो हमें क्या मिलेगा? ऑलवेज आउटपुट। इनपुट डालेंगे क्यों? इनपुट डालेंगे क्यों? क्योंकि हमें आउटपुट मिले। तो अगर हम यहाँ पर इनपुट डालते हैं, लेट सपोज कीजिए 1, तो 1 आता है। एफ ऑफ 2 डाल दें तो 4 आता है। लेट सपोज कीजिए एफ ऑफ 3 डाल दें तो 9 आएगा। एफ ऑफ 4 डाल दें तो आपका 16 आएगा। कहने का मतलब, एक ऐसा इनपुट डालिए, एक ऐसा इनपुट डालिए जिससे हमारा जो आउटपुट है एक रियल नंबर निकले। आउटपुट क्या निकले? रियल नंबर। जो आउटपुट है हमारा कैसा नहीं होना चाहिए? इमेजिनरी नहीं होना चाहिए और इनडिटर्मिनेंट फॉर्म का नहीं होना चाहिए। तो हमने 1 डाला, 2 डाला, 3 डाला, 4 डाला, तो हमारा 1 4 9 16। तो जो हमारा आउटपुट निकल के आ रहा है, जो आउटपुट निकल के आ रहा है एक रियल नंबर निकल के आ रहा है, ना तो इमेजिनरी है और ना ही कैसा है आपका
इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। तो जो आपका आउटपुट होता है, इस आउटपुट को ही हम क्या कह देते हैं बच्चा, रेंज के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? रेंज, यानी कि परिसर के नाम से जाना जाता है। इस इनपुट, जो हमने इनपुट डाला था, इस इनपुट को ही हम किसके नाम से जानते हैं? डोमेन के नाम से जानते हैं, जिसे हिंदी में हम प्रांत कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रांत कहते हैं। तो जो प्रांत होता है, इसी के कारण क्या निकल पाता है? रेंज निकल पाता है, यानी कि परिसर निकल पाता है। क्लियर है? किसी भी स्टूडेंट को कोई समस्या? अब यहां से छोटा सा पॉइंट और समझिए कि ये अगर इस तरीके से फंक्शन में हो, सी तो आपने पढ़ाई होगा, जैसे एनसीपी, एनसीआर, एनपीआर। तो सी का मतलब होता है कॉम्बिनेशन, यानी कि हाँ क्रम, हाँ संचय। और जो आपका पी होता है परम्यूटेशन के लिए यूज होता है, यानी कि क्रमचय के लिए यूज होता है। तो क्रमचय, संचय, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन के अंदर आपको इतनी जानकारी तो होगी। क्लियर? तो जब भी हम एनपीआर की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं बच्चा? एनपीआर की बात करते हैं। यहां पर डिस्कस कर लेते हैं इस बात को, बड़ी काम की बात है। रेंज को मैं उठा देता हूं और इस रेंज को यहां लिख देते हैं। क्लियर है? ठीक। अगर हम बात करते हैं किसकी? एनसीआर, या फिर हम बात करते हैं एनपीआर की। किसकी बात करते हैं बच्चा? एनपीआर की। हम एनसीआर कब लिख सकते हैं, हम एनपीआर कब लिख सकते हैं? तो उसकी कंडीशन भी होती है भाई। एनपीआर का मतलब क्या होता है? किन्हीं भी वर्ड्स को या एलिमेंट्स को एक तरीके से व्यवस्थित करने का, अरेंजमेंट उनका जो होता है वो क्या होता है? क्रमचय के परम्यूटेशन का फॉर्म कहलाता है। एलिमेंट को अरेंज करने का जो तरीका होता है वही क्या कहलाता है? परम्यूटेशन कहलाता है। और हम कॉम्बिनेशन की बात करें तो ग्रुप्स को, समूहों को अरेंज करने का जो तरीका होता है वही क्या कहलाता है? कॉम्बिनेशन। एक बार रिपीट करता हूं, एलिमेंट यानी कि अवयवों को सजाने का या अरेंजमेंट करने का, व्यवस्थित रूप से, व्यवस्थित ढंग से रखने का जो तरीका होता है, परम्यूटेशन, क्रमचय कहलाता है। कॉम्बिनेशन क्या होता है? जो एलिमेंट होते हैं उनके ग्रुप्स को, एलिमेंट के ग्रुप्स को अरेंज करने का जो तरीका होता है वो आपका कॉम्बिनेशन कहलाता है। अब इस बात को थोड़ा सा समझिए। अगर एनसीआर या एनपीआर जब भी हम लिखते हैं तो जो हमारा एन है ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। एन हमारा 0 नहीं चलेगा, एन हमारा 0 नहीं चलेगा। एन का वैल्यू क्या होना चाहिए? ऑलवेज 0 होना चाहिए, तभी हम परम्यूटेशन या कॉम्बिनेशन में इस तरीके से लिख सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है? आर का जो वैल्यू है ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, इसका मतलब आर 0 भी हो सकता है और आर का मान 0 से बड़ा भी होगा। आर का मान क्या होगा? 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा। तीसरा कंडीशन होता है जो हमारा एन होता है ग्रेटर देन एंड इक्वल टू आर होना चाहिए। चाहे तो एन का मान आर के बराबर हो, चाहे तो एन का मान आर के बराबर हो, या फिर जो एन है वो आर से बड़ा होना चाहिए। तीसरा एलिमेंट क्या है? तीसरा क्या है? जो एन है और आर है ये क्या करना चाहिए? बिलोंग्स टू, या तो नेचुरल नंबर होना चाहिए या फिर कोई इंटीजर होना चाहिए। पॉजिटिव इंटीजर बोल सकते हैं एक तरीके से, ठीक है? तो पॉजिटिव इंटीजर का यूज कर सकते हैं। चाहे तो हमारा जो एन है, आर है, वो क्या होना चाहिए? नेचुरल नंबर होना चाहिए या कोई पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। अगर ये कंडीशन वेरीफाई होती है तभी हम एनसीआर एनपीआर में लिख सकते हैं, बाकी नहीं लिख सकते। मैंने बोला -5C3, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं? ना जी ना, हम इसको नहीं लिखेंगे, ये गलत है। बात समझ में आई कि नहीं आपको? अब समझिए क्वेश्चन को थोड़ा सा। तो मैं यहां से दो पार्ट कर देता हूं। पहला पार्ट क्या है? एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स बराबर x+1 C 2x माइनस का 8। क्लियर है? अपने पॉइंट पर चलिए। n का मान क्या होना चाहिए? 0 से बड़ा, यानी कि x+1 क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0। इसका मतलब x का मान जो है वो ग्रेटर देन होना चाहिए -1। क्लियर है भाई? ठीक। अब दूसरा पॉइंट क्या कहता है हमसे? दूसरा पॉइंट कहता है r इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। r क्या है? 2x माइनस 8। क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। क्लियर है? तो यहां से अगर हम देखेंगे तो 2x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 8, x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 4। दूसरा पॉइंट निकल कर आया। किसी भी स्टूडेंट को यहां तक कोई समस्या आई? सवाल अच्छा खासा है, अच्छे लेवल का है। x का मान 4 से बड़ा या उसके बराबर होना चाहिए। क्लियर है? तीसरा पॉइंट क्या बोल रहा है भैया? तीसरा पॉइंट बोल रहा है n इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू r, यानी कि x+1
हाँ, एक्स प्लस वन इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2x माइनस का 8। पहला पॉइंट ये निकला आपका। मैं इसको छाप देता हूं ताकि आपको दिखने लग जाए ये बाद में। क्लियर? अच्छा जी, यहां से अगर हम देखेंगे तो ये क्या निकलेगा, ये निकलेगा आपका इस तरीके से। तो 1 प्लस का 8 हो जाएगा और ये 2x माइनस का x हो जाएगा, यानी कि x इज लेस देन एंड इक्वल टू 9 आ जाएगा। x इज लेस देन एंड इक्वल टू 9 आ जाएगा। तो तीसरा कंडीशन ये बनेगा। क्लियर है सभी स्टूडेंट को? चलिए भाई, अब हमको ये साफ करना पड़ेगा, ये जो बेसिक है, क्योंकि हमारा सवाल अब नहीं आएगा, हद से ज्यादा पार हो गई बात। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट कौन सा होता है, x इज लेस देन एंड इक्वल टू दिस। क्लियर है? अब आते हैं हम यहां पर, कहां आते हैं, g ऑफ x। g ऑफ x इक्वल टू क्या दे रखा है, 2x माइनस का 8 c x प्लस का 1, यही तो दे रखा है। पहला कंडीशन क्या बोला है, n इज ग्रेटर देन 0, यानी कि 2x माइनस 8 इज ग्रेटर देन 0, यानी कि 2x इज ग्रेटर देन 8, x इज ग्रेटर देन 4। पहला कंडीशन क्लियर है सभी स्टूडेंट को? दूसरा कंडीशन क्या है, इस बात को समझो, r इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, x प्लस 1 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, यानी कि x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू -1। दूसरा कंडीशन हुआ। तीसरा कंडीशन क्या है, n इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू r, तो n ये r ये 2x माइनस का 8 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू x प्लस 1। x को इधर लाएंगे तो ये x बचेगा और ये क्या बचेगा आपका, उधर जाएगा तो 9, यानी कि x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 9 के बराबर या 9 से बड़ी होनी चाहिए। क्या दोनों बात समझ में आ गए? पॉइंट क्लियर हो गए, नहीं हुए? क्लियर? पहला पॉइंट दिस, दूसरा पॉइंट दिस, तीसरा पॉइंट दिस, चौथा पॉइंट दिस, पांचवा पॉइंट दिस और छठवां पॉइंट दिस। भाई कुल मिला के कितनी कंडीशन है, 3 कंडीशन इसकी, 3 कंडीशन इसकी। क्लियर? अब आ जाओ एफ ऑफ एक्स के लिए, नंबर लाइन बना देते हैं। क्लियर है? मैंने जो भी इनमें किया है वो कहां से देख के किया है, यहां से, क्योंकि इस बात को कौन कहता है, इस बात को परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कहता है, तो उसका यूज हमें यहां पर करना पड़ेगा। क्लियर है? अच्छा जी, ये क्या बोल रहा है, -1 से बड़ा होगा एक्स का मान। भैया -1 कहां होगा, मान लो यहां है, तो -1 से बड़ा होगा, यानी कि क्लोज्ड इंटरवल नहीं है। भाई इक्वल का साइन है इसके साथ, नहीं है। -1 से बड़ा किधर होंगी वैल्यू, इस साइड में होंगी। क्लियर है? ये हम जो बना रहे हैं ये किसके लिए बना रहे हैं, सबसे पहले एफ ऑफ एक्स के लिए बना रहे हैं, एफ ऑफ एक्स के लिए बना रहे हैं। एक्स का मान क्या होगा, 4 के बराबर या 4 से बड़ा। 4 कहां मान लें हम, यहां मान लेते हैं। ठीक है, तो 4 के बराबर, यानी कि 4 के लिए फिल कर देते हैं और 4 से बड़ी। क्लियर है? तीसरा क्या है, एक्स का मान 9 से छोटा होगा या उसके बराबर होगा। इसका मतलब 9 कहां होगा, यहां पर। तो 9 की अगर बात करें तो 9 पे क्या होगा, इक्वल का साइन लगा है तो हम फिल करेंगे, और 9 से छोटी किधर वैल्यू होंगी, इस साइड में ये सारी की सारी वैल्यू क्या होंगी, 9 से छोटी होंगी। अब एक ऐसा एरिया बताइए जिसके अंदर तीनों के तीनों स्प्रिंग काम करती हैं 4 से 9 तक। भाई यह भी आ गया, यह भी आ गया, यह भी आ गया, तीनों के तीनों आ गए, तीनों स्प्रिंग काम करेंगी। तो हम यहां से बोल सकते हैं x बिलोंग्स टू, क्या बोलेंगे, 4 से 9 तक। हम लिख भी सकते हैं 4 5 6 7 8 9। क्लियर है? क्योंकि 4 के लिए ये भी शामिल है, ये भी शामिल है और बीच वाला तो है ही शामिल। ठीक है, और ये 9 के लिए अगर बात करें तो 9 पे ये तीनों शामिल। क्लियर है? अब आते हैं हम नंबर लाइन किस पर, जी ऑफ एक्स के लिए। ठीक, तो इसको बना देते हैं जी ऑफ एक्स के लिए, नंबर लाइन को ऐसा लिख देते हैं साइड में। ठीक है भाई, ये हो गई जी ऑफ एक्स के लिए। जी ऑफ एक्स क्या बोल रहा है, एक्स का मान 4 से बड़ा होगा। भैया 4 कहां होगा, लेट सपोज कीजिए यहां होगा। 4 पे इक्वल का साइन नहीं है तो ओपन, ओपन होगा। और 4 से क्या है, बड़ी, 4 से बड़ी किस साइड में होंगे, इस साइड में होंगे। क्लियर है किसी भी स्टूडेंट को कोई समस्या? एक्स का मान क्या होगा, -1 के बराबर और -1 से बड़ा। -1 कहाँ मान लेते हैं हम, यहां मान लेते हैं। -1 पे क्या बोल रहा है, बराबर है, तो ये बराबर वाले पे तो हमें ऐसे लगाना होगा।
और -1 से बड़ा, -1 से बड़ा किस साइड में होगा, इस साइड में होंगी वैल्यू। क्लियर है। तीसरा क्या बोला, x का मान 9 या 9 से बड़ा, 9 कहाँ होगा, यहाँ। 9 पे इक्वल का साइन लगा हुआ है, यानी कि हमें क्लोज लगाना पड़ेगा। और 9 से बड़ी, 9 से बड़ी किस साइड में होंगी भैया, इस साइड में होंगी। क्लियर है। किसी भी स्टूडेंट को कोई समस्या। अगर हम इसके अंदर देखें x बिलोंग्स टू, x किसको बिलोंग करेगा, तो इसके अंदर 9 पे ये तीनों आ रहे हैं। देखिए तीनों स्प्रिंग कहाँ आ रही हैं, तीनों स्प्रिंग 9 से स्टार्ट हुई हैं। ये तो इधर से 2 ही स्प्रिंग रह गई, तो तीनों स्प्रिंग कहाँ हैं, आगे की ओर। तो हम बात करें 9 से स्टार्ट होती है, और इसमें 9 के बाद पूरा चलता ही गया है, इसमें 9 के बाद कहीं तक भी, यानी कि 9, 10, 11, 12 डॉट 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 कहाँ तक, प्लस इनफाइनाइट तक चला होगा, ये चला होगा कि नहीं। क्लियर है। अब अगर हम बात करें कि इसका डोमेन क्या होगा, क्या पूछे हम, डोमेन ऑफ फंक्शन, डोमेन। तो भैया डोमेन ऑफ फंक्शन, डोमेन ऑफ फंक्शन की बात करें यहां पर, तो डोमेन क्या होता है, लेट सपोज कीजिए दो फंक्शन दे रखे हैं एच ऑफ एक्स, हमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे, दो फंक्शनों का जो इंटरसेक्शन होता है वही क्या होता है, डोमेन। दो फंक्शनों का इंटरसेक्शन क्या कहलाएगा, एक फंक्शन ये एक फंक्शन ये, दोनों का इंटरसेक्शन क्या कहलाएगा, डोमेन कहलाएगा। तो हम अगर डोमेन की बात करें, डोमेन ऑफ द फंक्शन, तो क्या आएगा, इन दोनों में मैच करने वाला सिर्फ अकेला पॉइंट है भैया 9। इस 9 के अलावा कोई ऐसा बिंदु ही नहीं है जो इस दोनों में स्प्रिंग में समान मैच करे। तो हम क्या बोलेंगे, डोमेन ऑफ द फंक्शन, या फिर हम बोल देंगे x बिलोंग्स टू 9। क्या यूज करेंगे, 9, और ये 9 ही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। किसी भी स्टूडेंट को अगर कहीं समस्या आई तो मुझे बता दो अभी भी। क्लियर है भैया। टॉपिक को देखो, समझो और सोचो कि कितना लेवल चल रहा है। क्लियर है। हालांकि क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान है, क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं है। अगर मैं इसी के अंदर बोल दूं रेंज ऑफ द फंक्शन, रेंज ऑफ द फंक्शन, तो मैंने अभी बताया था कोई भी x की वैल्यू इनपुट करो तो हमें क्या मिलता है, आउटपुट। आउटपुट क्या कहलाता है, रेंज कहलाता है। तो भैया अगर हम इनपुट हमें मिल गया क्या 9, तो हम यहां इनपुट रख सकते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, आउटपुट। आउटपुट ही हमारा क्या कहलाएगा, रेंज। तो x की वैल्यू 9 रखो, 9 और 1 10 सी, 9 दूनी 18, 18 में से 8 गया तो 10। अरे 10 का मान क्या होता है, 1 होता है। तो आपका जो, अच्छा यहां भी रख के देख लेते हैं, चलिए यहां भी रखेंगे तो इसको एफ ऑफ एक्स के लिए मान लेते हैं। चलो भैया यहां पर रखते हैं, तो हमने क्या माना, एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 9। अच्छा जी ऑफ 9 रख के देख लें, जी ऑफ 9, 9 दूनी 18, 18 में से 8 गया तो 10 सी, 9 और 1 10, तो 10 सी 10 कितना होगा, 1। दोनों कंडीशन में हमारा रेंज क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, यानी कि रेंज क्या हो गया हमारा। तो हम बोल सकते हैं रेंज ऑफ द फंक्शन क्या होगा भैया, 1 होगा, और ये 1 ही क्या हो जाएगा आपका आंसर। टाइम देख लो भाई एक बार। चलिए क्लियर, समझ में आया कि नहीं ये बताइए। अगर वीडियो कहीं भी समझ में ना आई, अगर वीडियो कहीं भी समझ में ना आई हो तो वीडियो को थोड़ा सा पॉज कीजिए पीछे की ओर, आपको क्लियर कट समझ में आ जाएगा कि डोमेन के अंदर मैंने सिखाया क्या है। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, फंक्शन का डोमेन क्या होता है, उसकी रेंज क्या होती है। क्लियर है। अगर एनपीआर एनसीआर में क्वेश्चन फंस जाए, एनसीआर एनपीआर में क्वेश्चन फंस जाए तो आप उसे कैसे हैंडल कर पाएंगे। एनसीआर एनपीआर परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के लिए कंडीशन क्या होती है, तीनों कंडीशन मैंने आपको बता दी। उसके बाद अब ये क्वेश्चन है तो दो पार्ट में ब्रेक है, एफ ऑफ एक्स में और जी ऑफ एक्स में। तो एफ ऑफ एक्स के लिए जो भी कंडीशन है यहां से मैंने अप्लाई की, तीनों की तीनों। क्लियर। जी ऑफ एक्स के लिए मैंने तीनों वही कंडीशन रीअप्लाई कर दी। क्लियर। दोनों से मैंने क्या किया, ग्राफ बनाया, पहला ग्राफ और इससे बनाया दूसरा ग्राफ। तो दो ग्राफ बने, दोनों ग्राफों का जो इंटरसेक्शन होगा, दोनों ग्राफों का जो इंटरसेक्शन होगा, मतलब डोमेन नंबर 1 डोमेन नंबर 2, तो दोनों डोमेनों का जो इंटरसेक्शन होगा वही कहलाएगा आपका डोमेन, कहलाएगा किसका, फंक्शन का। तो इन दोनों, इस फंक्शन का जो डोमेन होगा वो क्या बन गया आपका 9 आ गया। भाई डोमेन से ही तो क्या निकलती है, रेंज। डोमेन का मतलब होता है
डोमेन का मतलब बोल सकते हैं एक ऐसा मान, एक ऐसा एक्स का वैल्यू, जब हम उसे फंक्शन के अंदर पुट करते हैं तो उससे जो हमारा रेंज निकलता है वो एक डेफिनेट वैल्यू आनी चाहिए, डिफाइंड वैल्यू आनी चाहिए, परिभाषित मान निकलना चाहिए, जो कि निकल रहा है, जो कि कितना आया, 1 आया। क्लियर हुआ सभी को? तो आज की वीडियो को हम यहीं रोकेंगे और नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिर कराएंगे ऐसे ही कुछ और धमाकेदार सवाल। ठीक है, तो डोमेन रेंज के लिए आप बने रहिए। इतना खतरनाक चल रहा है कि इससे ज्यादा खतरनाक हो नहीं सकता, एक तरीके से हो भी सकता है। तो आप लोगों को अगर लगता है कि इससे भी खतरनाक है तो आप लोग सवालों को मेरे पास भेज दीजिएगा, उन सवालों को हम मिलके सॉल्व करेंगे और उनको फिर वीडियोस के माध्यम से आप सभी को मिलेंगे, अगर इनसे टफ क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल रहे हैं तो। वैसे एनडीए के अंदर भी इतना ज़्यादा टफ नहीं मिलता है, मतलब क्वेश्चन कभी कभी टकराते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, तो कभी कभी के लिए ये फंडा तो आपको अपनाना पड़ेगा। लेकिन एक बात तो है, अगर जिसने ये वाला पूरा पैटर्न कर लिया, इस टाइप का पैटर्न कर लिया, उसको फिर कभी जरूरत नहीं पड़ेगी नॉर्मल क्वेश्चंस को देखने की भी, क्योंकि नॉर्मल क्वेश्चन उसके दिमाग में सेट हो जाएंगे कि इन बड़े बड़े क्वेश्चन को करने का पैटर्न जो होता है, तो फिर उस पर छोटे छोटे क्वेश्चंस को करने का जो पैटर्न होता है वो ऑटोमेटिकली दिमाग के अंदर सेट हो जाता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, अच्छे से आप समझ गए होंगे, क्लियरली आपकी समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई दिक्कत आई है तो उसे आप कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। स्पेशली एनडीए मैथ्स टीचर एक तरीके से पढ़ा रहे हैं तो एक समझ सकते हो आप कि आपको कंटेंट कितना जबरदस्त मिलेगा। ठीक है, तो एक्सपर्ट सीरीज में, एनडीए एक्सपर्ट सीरीज में डोमेन रेंज का ये शायद 21वां पार्ट था, तो आप इसका आनंद लीजिए। और पुरानी वीडियोस अगर आपने नहीं देखी हैं तो उन वीडियोस को जरूर देखिएगा, क्योंकि तभी आपको ये वाला पार्ट समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कि हौसलों की तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखना, हार जाओ जिंदगी में मगर जीतने की उम्मीद जिंदा रखना। अंतिम क्षण तक हमें उम्मीद जिंदा रखनी है, क्योंकि अगर मैदान में कूद गए हो, मैदान में कूद गए हो, युद्ध स्थल में कूद गए हो, तो लश्कर नहीं देखे जाते, मतलब छोटे मोटे पहलू नहीं देखे जाते, छोटे मोटे घावों को नहीं देखते। ये जीवन की परिस्थितियां होती हैं और ये आती जाती रहती है, इन पर हमें कोई भी इनका हमारे ऊपर हावी नहीं होना है, हमको इनके ऊपर हावी होना है। फेलियर होना, सक्सेस होना ये हमारे हाथ में नहीं होता, लेकिन हम कर्म ही ना करें, हम काम ही ना करें, उसके लिए मतलब एक तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व ना करें, पढ़ाई ना करें, ये एक अलग चीज हो जाती है, नेगेटिव थिंकिंग हो जाती है। सफलता मिलना ना मिलना ये एक अलग चीज होता है, ये अलग एस्पेक्ट है, अलग पहलू है। हम हमारे ऊपर ये मतलब हम नहीं कह सकते ये हमारे ऊपर डिपेंड है, ये किस्मत, कोई बोलता है किस्मत है, कोई बोलता है भाग्य है, कोई बोलता है कर्म के ऊपर है। तो मैं मानता हूँ कर्म के ऊपर सारी की सारी चीजें डिपेंड है। कहीं ना कहीं तो कमी है हमारे अंदर, तभी हम उसको नहीं कर पा रहे हैं। श्योरली ये पक्का बात है, कहीं ना कहीं हमारे अंदर ही कमी है कि हम नहीं कर पा रहे हैं। किस्मत और भाग्य वगैरह इसके बारे में तो नहीं कह सकते। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।